बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आपको बायोलॉजी विद आसिम में। अच्छा जी, आज हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करने वाले। एनिमल किंगडम का एक और लेक्चर हम बनाएंगे इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर, लेकिन आज जो हमारा मेजर है वो पैराजोआ के ऊपर है। ठीक है। अब पैराजोआ जो है वो बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ऑर्गन लेवल तक जा सकती है या टिश्यू लेवल आप कह सकते हैं। कुछ बुक्स में टिश्यू लेवल है, कुछ बुक्स में ऑर्गन लेवल तक स्टडी जा सकती है। ठीक है। इनके अंदर अब इनका जो फाइलम है ना पोरीफेरा, हमने आज उसी के बारे में बात करनी है। अब अगर हम पोरीफेरा को डिटेल से देखते हैं तो पोरी फ्रॉम वर्ड पोरस, जिसका मतलब है पोर या सुराख, और दूसरी तरफ फेरा फ्रॉम वर्ड फेरा टू बेयर, यानी कि रखना। अगर इस हवाले से हम बात करें तो हमारे पास पोरीफेरा का मतलब होगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सुराख रखते हों या पोर रखते हों। क्लियर है। अब दूसरी बात, हमारे पास इनका जो कॉमन नाम है वो स्पॉन्जीज है या स्पंजीज है। हम इनको स्पॉन्जीज या स्पंजीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, हम ये देखते चले कि ये सारे इक्वेटिक हैं, यानी कि पानी के अंदर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर लिली की तरह पानी के ऊपर है। ठीक है, पानी के बिल्कुल अंदर रह रहे हैं, यानी कि समंदर वगैरह में, दरियाओं में, नदी नालों। अब देखें, इनकी टोटल 5000 स्पीशीज़ हैं। उन 5000 स्पीशीज़ में से 150 स्पीशीज़ फ्रेश वाटर हैं। ठीक है, 150 स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो 5000 में 150 निकालें तो हमारे पास बचती हैं 4850 स्पीशीज़। ये मरीन है, यानी कि समंदर्स में, यानी कि ओशंस में, सीज़ में ये 4850 स्पीशीज़ रहती हैं। बाकी जो 150 स्पीशीज़ है हमारे पास वो फ्रेश वाटर की, जैसे लेक्स वगैरह हो गई, रिवर हो गया, फिर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आते हैं, तो वो सारी सूरत है। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके जनरल करैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, करैक्टर्स कह लें या करैक्टरिस्टिक्स कह लें। ठीक है। अब पहली बात, नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? बेसिकली यहाँ पर मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होता है ये। अब मैनी सेल का ये मतलब नहीं है कि 15 सेल्स या 1000 सेल या 20 सेल्स टोटल जो सेल्स हैं। मैनी सेल्स का मतलब ये है कि सेल टाइप, बहुत सारी सेल टाइप्स होते हैं, और आपको पता है कि वो सेल्स जो इक्वल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। जब सेल ही डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हैं बात। फिर नो ऑर्गन, ऑर्गन भी इनमें नहीं मौजूद होगा। क्लियर है। फिर इनके पास सिमिट्री भी नहीं होती। सिमिट्री क्या मतलब है? सिमिट्री का मतलब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक और लेक्चर पे मैं रिकॉर्ड करूँगा, उस पर फिर हम बात करेंगे कि जी सिमिट्री क्या है, रेडियल सिमिट्री क्या है, बायलेटरल सिमिट्री क्या है। ठीक है। बेसिकली प्रोटिस्टा को हम दो ऑर्गेनिज्म पे डिवाइड करते हैं। ठीक है। प्रोटोक्टिस्टा जो है, यानी कि मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, जो प्रोटोक्टिस्टा है इसको एंसेस्टर के तौर पे हम मान के इसको दो चीज़ों पे डिवाइड करते हैं। एक से पैरोजोआ स्टार्ट हो जाता है और दूसरी से यूमेटोजोआ। अब जो यूमेटोजोआ है, यूमेटाजोआ आगे डिवाइड हो जाता है बायलेटरल सिमिट्री वालों में और रेडियल सिमिट्री वालों में। ठीक है। और जो पैराजोआ है ये सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा के, यानी कि ये अपनी हद तक रहता है, ये उनसे डिफरेंट। ठीक है। अब स्पॉन्जिस की जो बॉडी वाल है ना वो दो है। एक आउटर लेयर है जिसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, और दूसरी हमारे पास कोएनोडर्म है।
ठीक है। पिनेकोडर्म जिन सेल से मिलके बनती है उनको हम पिनेकोसाइट्स का नाम देते हैं, और जो कोएनोडर्म है ये जिन सेल से मिलके बनती है उनको हम फ्लैजिलेटेड कोलर सेल का नाम देते हैं। अब इनको हम कोलर सेल्स का नाम क्यों दे रहे हैं, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, देखें। अगर ये एक सेल है, इसके ऊपर इधर कोलर है, ठीक है। अभी मैं तो वैसे ही ड्रा कर रहा हूँ, पीछे एक फ्लैजिला होता है। अब अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो ये वाला जो रीजन है इसमें यानी कि इस तरह से स्पाइक्स बने होते हैं। इन स्पाइक्स को हम नाम देते हैं कोलर्स का, और इसी वजह से कोलर सेल्स का नाम दिया गया। और फ्लैजिलेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसके साथ ये फ्लैजेला भी मौजूद है, इस वजह से इनको फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स का नाम दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमने पढ़ा पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म, इन दोनों के दरमियान वाली लेयर जेलेटिनियस लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं मीजनकाइम का। ठीक है, मीजनकाइम अब दो तरह के, एक में अमीबॉइड सेल्स हैं और दूसरा स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर है। एक क्या है, अमीबॉइड सेल्स है और दूसरा स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर। अब अमीबॉइड सेल्स और स्पिक्यूल या स्पॉन्जिंग फाइबर्स का क्या मतलब है, देखें। अगर हम बात करते हैं कि ये मीजनकाइम है सेंटर में, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल मौजूद होते हैं जो बिल्कुल अमीबा की तरह होते हैं, ठीक है, जैसे अमीबॉइड सेल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और जो स्पाइक्स है ना, जो कोएनोसाइट्स हैं, उनके दरमियान में इस तरह से टी शेप बनाता है और इनके दरमियान में पेंट्रेट किए होता है जो स्पाइक्स हैं। तो बेसिकली वो ज़्यादातर उनका हिस्सा जो है ये मीजोग्लिया में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम नाम देते हैं जी कि ये प्रेजेंट है मीजनकाइम के अंदर स्पिक्यूल्स यानी कि नीडल लाइक, ठीक है, कांटे की तरह, और दूसरा स्पॉन्जिंग फाइबर कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। पहली बात, ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये है वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से माइक्रोस्कोपिक की वजह से हम इनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हम इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी जो लेंथ होगी वो फ्यू मिलीमीटर्स से लेके 1 to many मीटर्स तक जा सकती है। 1 to many मीटर्स का मतलब ये है, ये 1 to 3 मीटर्स तक भी जाते हैं, जो ऑलमोस्ट बनता है 3.3 to 3.6 फीट का, ठीक है। अब 3.3 से 3.6 फीट का जो ऑर्गेनिज्म है वो तो कदरे हमें नज़र आएगा ना, इस वजह से ये मैक्रोस्कोपिक है। उसके बाद सिंगल कैविटी, इनसाइड जो है वो बॉडी का वो सिंगल कैविटी है। जैसे हमने पीछे हाइड्रा का डिजेशन पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा कि हाइड्रा की सिंगल बॉडी कैविटी है, तो इनकी जो इनसाइड सेल है वो सिंगल कैविटी है, जिसको हम नाम देते हैं स्पोंजोसील का, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इधर ड्रा करता हूँ थोड़ा सा, कि ये हमारे पास, मैं कहता हूँ कि जी एक स्पंज का थोड़ा सा हिस्सा है, तो ये मीजनकाइम, एंडोडर्म, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म कवर करके ये जो अंदर से हमारे पास कैविटी बची है, ठीक है, ये वाली जो कैविटी है इसको हम नाम दे रहे हैं स्पोंजोसील का। क्लियर है? सील फ्रॉम सिलोम है, जिसका मतलब होता है कैविटी, और स्पॉन्ज की कैविटी है, इस वजह से स्पोंजोसील का नाम दे रहे हैं। क्लियर है? अब जो स्पोंजोसील है उसके अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स या कैनाल्स होती हैं, ठीक है। उन कैनाल्स ने करना क्या होता है, बेसिकली जो फूड उसके अंदर जानी है वैक्यूल की फॉर्म में उसको डाइजेस्ट करना या अब्जॉर्ब करवाना है, ये काम होता है। फिर आगे हम चलते हैं कि जो स्पोंजोसील है बेसिकली
उसकी जो बॉडी वाल है ना उसमें पोर्स प्रेजेंट है। अब वो पोर्स जो है वो दो तरह के हैं। देखें मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। अगर ये एक स्पॉन्ज की डायग्राम है, इसमें एक ये जिसको हम मेन ओपनिंग कहेंगे और दूसरी ये छोटी छोटी ओपनिंग्स है, ठीक है। अब जो बड़ी मेन ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं ओस्क्यूलम का। मेन ओपनिंग है ओस्क्यूलम, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी है या स्पॉन्जोसील है उसमें से पानी बाहर जाएगा। और दूसरी तरफ ओस्टिया है जिसकी वजह से पानी बॉडी के अंदर आना है, ठीक है। यानी कि इसमें से पानी का करंट अंदर की तरफ आएगा और इसमें से पानी का करंट बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि सिस्टम तब बनते हैं जब ऑर्गन्स हो। ऑर्गन्स ही नहीं है तो फिर सिस्टम कैसे बनेंगे। तो इस वजह से ना तो इनका सिस्टम है, यानी कि ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। फिर आ जाए उनकी मूवमेंट की तरफ। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सेसाइल है। सेसाइल का मतलब ये है कि स्टैटिक है। बेसिकली जो अडल्ट हैं वो स्टैटिक है, जो इनका लार्वे होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। स्टैटिक कौन है, अडल्ट, और लार्वे जो है मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ यानी कि मूवेबल है। क्लियर। अब अगर हम इनकी फूड की बात करते हैं तो वो वाटर करंट्स के ऊपर है। जैसे ही वाटर करंट की बॉडी के अंदर जाएगा, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे उनके फ्लैजेला की मूवमेंट से वो फूड को अपनी तरफ कवर करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। अब इनकी फूड की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि पानी के अंदर कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं जू प्लैंक्टन्स का, जिनको हम नाम दे रहे हैं जू प्लैंक्टन्स का। और दूसरी तरफ स्मॉल प्लांट्स हैं जिनको हम नाम देते हैं फाइटो फ्रॉम लाइट या फोटोसिंथेसिस प्लैंक्टन्स। क्लियर। अब 20% जो इनकी खुराक है वो इन दोनों के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर। बाकी जो 80% है वो डेट्राइटल ऑर्गेनिक मटेरियल। बेसिकली डेट्राइटल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है कि जो भी ऊपर से किसी का एक्सक्रीशन रिलीज किया, किसी ने एक्सक्रीटा रिलीज किया है वो, या किसी ने किसी का शिकार किया है, तो जो फूड पार्टिकल्स ऊपर वाली लेयर्स से नीचे वाली लेयर्स में चले जाते हैं आप, ठीक है। ओशन में 3 लेयर होती हैं, लिथोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। लिथोरल और लिम्नेटिक में से डेट्राइटस का नीचे प्रोफंडल जोन में जाना जहाँ पर ये प्रेजेंट है उसको डेट्राइटल ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। जो डेड पार्टिकल्स या एक्सक्रीशन वाले पार्टिकल्स को हम 80% उसके ऊपर इनकी डाइजेस्ट फूड है। उसके बाद हमने अभी पहले बात की है कि ऑस्ट्रिया से वाटर करंट अंदर जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रिया से इंजेक्शन होनी है और ऑस्क्यूलम से इजेक्शन होनी है, ठीक है। और इजेक्शन एक तो इसी ऑस्क्यूलम से हो रही है, यानी कि बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, एक तो ऑस्क्यूलम से कर रहे हैं, और दूसरा बाय बॉडी वाल से भी डिफ्यूजन कह लें, ठीक है, डिफ्यूजन की मदद से जा सकता है। अब अडल्ट स्पॉन्ज पहले भी हमने बात की, सेसाइल है, स्टेशनरी है, ठीक है, अटैच होती है रॉक के साथ जिसकी वजह से ये मूव नहीं करती, लेकिन उनका लार्वे मूवेबल है। फिर वही बात आ गई कि नर्वस सिस्टम नहीं, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ही डेवलप नहीं होगा तो किसी किस्म का कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोबारा डेफिनेट नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि न्यूरो सेंसरी एंड न्यूरॉन सेल ज़रूर मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर सुन ले बात कि डेफिनेट नर्वस सिस्टम तो नहीं होता लेकिन न्यूरो सेंसरी और नर्व सेल्स ज़रूर मौजूद होते हैं, ठीक है। जो करते क्या है बेसिकली उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है वाटर फ्लो को,
ठीक है। वाटर फ्लो का मतलब क्या है? अब वाटर फ्लो का मतलब ये है कि जो पानी इनके अंदर आना है या इनकी बॉडी से बाहर जाना है, उनको रेगुलेट भी तो करना है। इस रेगुलेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरो सेंसरी एंड न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके स्केलेटन की बात करते हैं। स्केलेटन बेसिकली डिफरेंट शेप का होता है, ठीक है, डिफरेंट शेप का होता है, यानी कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, जिसको हम नाम देते हैं स्पिक्यूल्स का, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो जेलेटिनस मीज़ेनकाइम है उसके अंदर स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ये उन्हीं स्पिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि वही स्केलेटन बनाते हैं, वही स्केलेटन का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद वो स्पिक्यूल्स दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, एक कैलकेरियस मटेरियल से और दूसरा सिलीशियस मटेरियल से। अब कैलकेरियस क्या है? बेसिकली कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट है और सिलीशियस सिलिका है, ठीक है। तो इन दोनों से ये मिलके बनते हैं। बाथ स्पंज जो है वो स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर से मिलके बनता है, यानी कि हमने अभी बात की थी कि ये दो चीज़ों से है, स्पिक्यूल्स और स्पंजिंग फाइबर। तो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो कैलकेरियस और सिलीशियस से है और जो सॉफ्ट है वो स्पंजिंग फाइबर से है। क्लियर है? अब स्पंजिंग फाइबर क्या है, यानी कि सॉफ्ट वाला क्या है, वो आप घरों में इस्तेमाल किया जाता है नहाते हुए, बॉडी को बैक्टीरिया से या डस्ट से दूर करने के लिए, उससे हम मसाज भी करते हैं। बेसिकली नहाने में इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से हम बात कह रहे हैं, ठीक है। और स्केलेटन बनता कहाँ है? बेसिकली अमंग पिनेकोसाइट्स प्रोवाइड, जो पिनेकोसाइट सेल्स हैं उनके दरमियान वाली जो जगह है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि जी ये पिनेकोसाइट सेल्स हैं, अब इनके दरमियान में जो ये जगह है, ये वाली जगह है, इसके अंदर वो स्पाइक्स एंटर होंगी, ठीक है। जैसे इधर हमने बनाया था कि ये स्पाइक्स एंटर हो रही अंदर की तरफ, ये जो अंदर एंटर हो रही यहाँ पर पिनेकोसाइट्स हैं, इधर भी और इस साइड में भी, उनके दरमियान में प्रेजेंट है, अराउंड प्रेजेंट, इस वजह से कि अमंग पिनेकोसाइट प्रेजेंट। काम क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करनी, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करनी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक और बात है यहाँ थोड़ी सी कि जी स्पिक्यूल जो है वो ओस्टिया और ओस्क्यूलम के गिर्द भी प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल जो है वो ओस्टिया और ओस्क्यूलम के गिर्द भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें ओस्टिया के बारे में, तो ये लेयर्स हैं, यहाँ पर ओस्टिया है, ठीक है। इसके गिर्द प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि जी यहाँ पे भी स्पाइक होगा, यहाँ पे भी स्पाइक होगा, ये इसके गिर्द स्पाइक्स हैं। इसी तरह ओस्क्यूलम के गिर्द भी ऐसे, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है। क्लियर है? अब इसका रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।